दोस्तों, जंग के गर्म माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इजराइल क्यों जा रहे हैं? एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, एक ऐसे वक्त पर जब किसी भी समय हमला हो सकता है, उस वक्त नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों जा रहे हैं? वाई ही इज गोइंग टू इजराइल? अब दोस्तों, इजराइल जाने की ये जो खबर है, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्रेक की। उन्होंने कहा कि 25 और 26 फरवरी को, यानी कुछ ही दिन में, नरेंद्र मोदी तेल अवीव इजराइल पहुंच रहे हैं। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India. जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की जो निगाह है वो इस वक्त भारत पर लगी है, और इसलिए लगी है क्योंकि इस वक्त पर जब मध्य एशिया में वॉर जैसी स्थिति है, उस वक्त कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अवॉइड कर रहा है मिडिल ईस्ट जाने से, चाहे ईरान जाना हो, चाहे इजराइल जाना हो, या फिर किसी और देश जाना हो, अवॉइड कर रहा है। सवाल यह है कि मोदी फिर क्यों जा रहे हैं, और सवाल ये भी है कि क्या मोदी को जाना चाहिए ऐसे वक्त पर? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी पहले इजराइल जाएंगे और इजराइल जाने के बाद वो ईरान भी जा सकते हैं, ईरान से बातचीत भी कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या मोदी मध्यस्थता कराना चाहते हैं? क्या मोदी पुतिन की तरह या ट्रम्प की तरह कोई बातचीत नेगोशिएट करना चाहते हैं? वैसे एक बात एकदम क्लियर है कि भारत ऐसा देश है जिसके संबंध ईरान से भी हैं, जिसके संबंध इजराइल से भी। यानी अगर आप वर्ल्ड लीडर्स में देखें तो पुतिन और मोदी दोनों के टच में हैं। तो क्या मोदी को कामयाबी मिल सकती है? अब यहाँ पर एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2017 में मोदी पहली बार इजराइल गए थे, और उसके साल भर बाद नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मिले थे, और कोशिश करी थी नरेंद्र मोदी ने कि किसी तरह से कुछ मध्यस्थता में उनकी भी भूमिका बने, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली थी। और इससे पहले यूक्रेन और रूस के बीच ये जो जंग चल रही है, वहाँ भी मोदी ने कोशिश करी थी कि जेलेंस्की से बात हो, फिर पुतिन से बात हो, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम रही थी। अब सवाल इस बात का है कि युद्ध के बीच फिर नरेंद्र मोदी अचानक इजराइल क्यों जा रहे हैं, और इजराइल जाने का मतलब क्या है? अब मोदी की इस इजराइल यात्रा पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि उनको ताज्जुब है कि इस बार नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री खबर क्यों बता रहे हैं। ये खबर तो मोदी के दफ्तर से आनी चाहिए थी। ये खबर इजराइल क्यों ब्रेक कर रहा है कि नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को वहाँ जाएंगे? ऐसी और भी कई प्रतिक्रियाएँ हैं। सवाल इस बात का है अल्टीमेटली कि मोदी की जो विजिट है, क्या पहले से प्लान थी या अचानक प्लान हुई है? सबसे बड़ी बात यह है। और वैसे भी जंग का माहौल है, और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाते हैं तो उसके पीछे असली मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है? मैंने यही सवाल ईरान और इजराइल के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा से किया, और उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां दी जो शायद हम सबको चौंकाएंगी। अमरीश जी, भाई, नरेंद्र मोदी इस जंग के माहौल के बीच, जब एकदम वॉर पीक पर है, फाइनल निगोशिएशंस हो रहे हैं, चारों तरफ से नाकेबंदी है ईरान की, क्या मिस्टर मोदी इतना बड़ा जो रिस्क ले रहे हैं इजराइल जाने का, क्या आपको लगता है कि कहीं जंग रुकवाने तो नहीं जा रहे? देखिए दीपक जी, क्या है कि जो ये नरेंद्र मोदी जी की जो अपना जो पास्ट है, उसमें जैसे आपने कहा यूक्रेन में उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। इसके पहले 2017 में वो इजराइल गए थे, और 2018 में वो पैलेस्टीन अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास से भी मिले, जो कि फिलिस्तीन कॉज को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हिस्से को जी। तो ये जो पूरा एक भारत की एक, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहा जाता है, कि हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं रहेंगे, हम दोनों के साथ रहेंगे। और जैसे ईरान के पक्ष में भारत ने वोट किया यूएनएचआरसी में, तो अब ये इजराइल वहां पर जा रहे हैं, और उसमें जरूर ये बात एक संभावना हो सकती है कि वहां पर ये युद्ध रुकवाने की कोशिश करें, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं कि इसी रमजान के महीने में तो युद्ध नहीं शुरू हो जाएगा, मतलब ये ऐसी संभावना लोग बता रहे हैं।
तो इस मौके पे वहां जाना ये संभव हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बट है। क्या बट है? बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ है। लेकिन लगा। नहीं, लेकिन क्यों लगा रहे हैं आप? अरे ले भाई, अब मोदी जी भाई कोई टर्म से कम थोड़ी ना है। मोदी जी जा रहे हैं, जब यूक्रेन में या रूस में, दोनों में वो बातचीत जेलेंस्की से कर रहे थे, पुतिन से कर रहे थे। तो अगर जंग रुकवा सकते हैं तो ये तो मतलब इसमें तो अमरीश भाई, इसमें इसका तो स्वागत करना चाहिए अगर कोई भी आदमी जंग रुकवा रहा है। आप कह रहे हैं कि जंग रुकवा नहीं सकते, बड़े देखिए कम एक आसार हम हैं। जी देखिए, एक हमारे पास एग्जाम्पल है यूक्रेन का, जैसे आपने खुद कहा यूक्रेन में भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश की लेकिन वो जंग नहीं रुकवा पाए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन को नेटो पावर्स रशिया को घेरने के लिए यूक्रेन को आगे बढ़ा रही हैं, और ये रशिया झेल नहीं सकता है क्योंकि रशिया के नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। तो इसलिए वो जंग नहीं रुक रही है। यूक्रेन के भी अस्तित्व का सवाल है क्योंकि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका है। तो फंडामेंटल डिफरेंस हो गया ना। अब आइए यहां पर ईरान इजराइल पे, यहां पर भी तो फंडामेंटल डिफरेंस है, और यहां पर तो इतना ज्यादा है कि आप सोचिए कि 1948 में इजराइल वजूद में आया और 1979 में जो आज का ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक, वो वजूद में आई। और वजूद में आते ही इस्लामिक रिपब्लिक का जो खुमैनी उस समय के नेता थे, अभी जो खामनेई है इनके पहले, उन्होंने, उनका पहला बयान यही था कि इजराइल नासूर है और ये मिडिल ईस्ट से खत्म करना है इसको। तो अब जब ये उन्होंने पहला बयान दिया, क्रांति का आधार ही यही है कि इजराइल को खत्म करना है। और वजह क्या? वजह वही फिलिस्तीन का सवाल, इजराइल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की धरती को कब्जा किए हुए ईरान की नजर में। तो वो जो सवाल है वो ऐसा है कि जिसमें इस्लामिक क्रांति का वजूद है, तो वो तो कभी कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ इजराइल के वजूद का सवाल है कि अगर ईरान रहता है तो इजराइल नहीं रहेगा। तो ये जो ऐसे जब पोलराइजेशन हो जाता है इतना खतरनाक, उसमें हमने देखा है कि जो पीस टॉक्स हैं, मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, चाहे उनका इंटेंशन जितना भी अच्छा हो, वो सफल नहीं हो पाते। नहीं, वो ठीक है आप, लेकिन अगर हम मौजूदा इशू में आए तो इसमें तो 3 ही 4 भाई, नेतन्याहू ने आज जो उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा साहब मिसाइल की रेंज कम कर दीजिए, 300 किलोमीटर तक अगर ईरान कर दे तो हमें कबूल है, और हिजबुल्लाह या हमास इनको सपोर्ट ना करे, और जो यूरेनियम इनरिचमेंट है न्यूक्लियर, उसको थोड़ा सा अगर उस पर हमारी बात मान जाए ईरान, तो हम तैयार हैं। ये तो नेतन्याहू भी बोल रहे हैं, अमेरिका भी बोल रहा है, और न्यूक्लियर पे तो बातचीत हो ही रही है। तो बाकी 2 शर्तें अगर ईरान मान लिया, मोदी जी मनवा लें, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये भी नहीं तो फंडामेंटल देखिए डिसएग्रीमेंट है कि मिसाइल पर रुकेगा नहीं ईरान? देखिए वहां पर मिसाइल पे ईरान समझौता नहीं कर सकता। ये वही बात हो गई जैसे भारत से कोई कहे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच या एकदम दोनों तरफ से तनातनी है, और कोई भारत से कहे कि तुम अपने न्यूक्लियर हथियार नष्ट कर दो, या जो जो डिटरेंस का आधार है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक स्थिति बनी हुई है, उसका आधार है डिटरेंस का। तो ईरान के पास सबसे बड़ा जो एक सुरक्षात्मक जो एक हथियार है वो क्या है? वो मिसाइल है। और मिसाइल की वजह से उसने रेंज 300 किलोमीटर कर दी, तो इजराइल तक पहुंच नहीं सकता। इजराइल और ईरान की जो पूरी रेंज है, मतलब जो उसमें डिस्टेंस है, वो 900 से 1000 किलोमीटर के बीच में है। तो 300 किलोमीटर कभी भी इजराइल करेगा, ये ईरान करेगा नहीं। और उसके बाद जो ये शर्त है कि हमास और हुती और हिजबुल्लाह से समर्थन वापस ले लो, वो कभी ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि ईरानी जो इस्लामिक क्रांति है उसका आधार भी यही है कि हम मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका को, दोनों को बाहर करेंगे और फिलिस्तीन को आजादी दिलाएंगे। अब जब ये दो बड़े आधार हैं, एक तरफ मिसाइल से ईरान का राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हमास और तमाम संगठनों के समर्थन से उसका वैचारिक आधार जुड़ा हुआ है, वैचारिक हित जुड़ा हुआ है पूरा। तो ऐसे में किसी भी तरीके से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें समझौता कैसे होगा, किस बिंदु पे समझौता होगा। अमेरिका ईरान में कोई डील हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इजराइल और ईरान में डील हो जाए ये तो संभव ही नहीं लग रहा अभी फिलहाल।
नहीं तो आपको लगता है जैसे नरेंद्र मोदी, अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से सहमति नहीं आई जब तक ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन भारत की एजेंसियों ने इस खबर को रिलीज किया है, तारीख भी बता दी है। वहां पर मोदी जी का एजेंडा क्या होगा, शायद वहां की पार्लियामेंट जो है इसराइल की, वहां भी वो भाषण देंगे। और उसके बाद पीस टॉक्स को लेकर भी वो कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे जाहिर तौर पे। तो आपको लगता है कि पीस प्रोसेस में मोदी कोई बड़ा रोल इसलिए नहीं निभा पाएंगे क्योंकि ईरान और इजराइल, इनको एक मंच पर लाना मतलब ऐसा है जैसे चांद को जमीन पर उतारना है? बिल्कुल। देखिए, उससे भी ज्यादा मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद तो जमीन पे एक इल्यूजन में उतर भी सकता है, जैसे अभी अलास्का में 4 सूरज दिखाई पड़े थे, ऑप्टिकल जी। इल्यूजन। अभी देखिए क्या है कि ये बात सही है कि दुनिया में 2 ही नेता हैं, पुतिन और नरेंद्र मोदी, जो इजराइल से भी जिनकी दोस्ती और ईरान से भी दोस्ती, ये 2 ही नेता हैं। तो पुतिन, देखिए सोचिए आपकी पुतिन कि भाई वो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी जो पावर है वो आप मेरे जानते ख्याल हैं, भारत पिछली को बार कम। जो जब ईरान ने मेरे ख्याल जब मिसाइल अपनी मारना बंद करी थी, तो मुझे याद आ रहा है वो 12 दिन की जंग में पुतिन को ही कॉल किया था नेतन्याहू ने। जी, बिल्कुल, पुतिन की एक बड़ी भूमिका उसमें मानी जाती है, उस जी। जंग को जब रुकवाने में। अकेले जब ट्रंप के पुतिन बस की बात नहीं जब थी। नेतन्याहू डर गए, डर के बाद उन्होंने आखिरी फोन, मुझे याद आ रहा है, कंप्रोमाइज से जी, पहले वो पुतिन को गया था, फिर पुतिन ने कहा था नहीं हम इसमें नेगोशिएट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि पुतिन देखिए पूरी तरह से रशिया ईरान के साथ है, इजराइल ये नेतन्याहू के साथ पुतिन के भी अच्छे संबंध है, हालांकि रशिया का ये स्टैंड है कि फिलिस्तीन राज होना चाहिए। तो दूसरी तरफ भारत भी यही है, भारत का भी स्टैंड है कि फिलिस्तीन राज होना चाहिए, लेकिन इजराइल के साथ बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे संबंध डिफेंस। है। जी। हाँ, डिफेंस में और भी काफी मतलब सेक्टर जो इमर्ज जासूसी कर रहे हैं, अभियान सब आईटी में। और हाँ, आईटी में भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी। तो ये जो पूरी बात है, ये एक यूनिक पोजीशन तो देता है भारत के प्रधानमंत्री को। अब ये लेकिन वही बात आ जाती है कि जो एक ऐसे माहौल में जहां पर एक नदी 2 फाड़ हो गई, उसको दोबारा मिलाना है। अब ये जो चीज है, ये देखिए जियो पॉलिटिक्स में ये संभव नहीं हो पाता है जब तो तक क्या वो आपको लगता है कि फंडामेंटली। नरेंद्र मोदी एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं अगर बात नहीं बन रही? तो फिर क्या आपको लगता है कि बेहतर होता कि अवॉइड ही कर देते, क्योंकि जंग का माहौल है, आप कह रहे हैं कि भाई अ, ना ईरान उनकी बात मानेगा ना इजराइल मानेगा, मध्यस्थता निगोशिएशन कराने का कोई मतलब नहीं है, तो जाना नहीं देखिए चाहिए था मोदी जी को, अवॉइड करना चाहिए था, देर सवेर जाते। देखिए उसमें उसमें ये एक एक नजरिया है कि उनको जाना नहीं चाहिए था, और मेरे ख्याल से ये इसमें 50 to 60% पहलू है कि उनको जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें एक और बात है कि भाई कम से कम ये बात है कि उनकी दोनों सुन लेंगे, ईरान भी एक बार सुन लेगा, इसराइल सुन लेगा। अब वो अमल नहीं किया वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो वहां पर डिप्लोमेसी के बाद एक जो दूसरा जो पॉलिटिक्स में होता है संघर्ष का पहलू, वो आ जाता है। लेकिन उनकी बात सुनी जाएगी और एक वो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक इमेज जाएगी कि ये गए वहां पर, इन्होंने ये कहा। तो ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे कोई रिजल्ट निकलेगा, जंग रुक जाएगी, कुछ इस तरह का कोई उम्मीद ना बांधे, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूसरी स्थितियां हैं, दोनों तरफ से तलवारें म्यान से निकल गई हैं, और वापस म्यान में रखना उनको लगभग असंभव है। जी। एक चीज में और, अभी जब इस तरह की बातें आ रही थी कि बीजेपी का झुकाव इजराइल की तरफ है, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे तो 2017 में इजराइल गए, लेकिन अचानक हमने देखा कि जब ह्यूमन राइट्स का मामला आया और ये जो बगावत हुई थी उसका मामला आया, तब भारत ईरान के साथ चला गया, भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट नहीं दिया, ईरान के साथ भारत गया, ईरान के फेवर में गया। तो और उस वक़्त ईरान के जो यहाँ भारत में राजदूत हैं, उन्होंने स्वागत किया कि भई मोदी सरकार ने हमारा साथ दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ईरान के साथ भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इज़राइल के साथ भी जा रहे हैं। तो क्या डिप्लोमेसी में ऐसा होता है अमरीश जी? देखिए, एक चीज होती है डिप्लोमेसी में, उसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी सामरिक स्वायत्तता। अब सामरिक स्वायत्तता का मतलब है हम किसी एक कैंप से नहीं जुड़ेंगे,
और भारत की ये 1947 के बाद से ये पॉलिसी रही है। जब यूएसएसआर और अमेरिका में दुनिया बटी थी तो भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया, और अभी भी देखिए 1991 के बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद भी भारत की ये एक दिशा रही कि सामरिक स्वायत्तता रहेगी हमारी, हम किसी एक कैंप से नहीं जुड़ेंगे। अब ये चीज 2014 के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये नहीं रहेगा, भारत जो है वो अमेरिका इजराइल कैंप से जुड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी भी इंडिया की, अभी तक देखिए म्यूनिक में जो कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, दुनिया की बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जयशंकर प्रसाद गए थे। उन्होंने अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि इंडिया एंजॉयज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये देखिए होता है, ये चीज है, और भारत ने इसको किया है बखूबी से। एक क्लैरिटी अमरीश जी मैं आपसे और चाह रहा था कि 2017 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए, वहां के प्रधानमंत्री से मिले, नेतन्याहू से मिले, साल भर बाद फिर नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनके साथ मिलते हैं। तो क्या आपको लग रहा है इस बार ऐसा होगा कि वो पहले इनसे मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, नेतन्याहू से, और हो सकता है उसके बाद वो पेजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट है उससे भी मिल सकते हैं मोदी? ऐसा भी आपको लगता है या आपको कोई आश्चर्य होगा उस पर या नहीं होगा? नहीं, आश्चर्य हमें नहीं होगा। आश्चर्य देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता में ये चीज इंक्लूडेड है कि आप सबसे मिलिए, जो दो पक्ष जिनमें जंग चल रही है या जंग जैसी स्थिति है उनसे भी आप मिलिए। और फिलिस्तीन के मुद्दे पे आपने देखा कि भारत का 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी 2 राज्य होने चाहिए, एक इजराइल एक फिलिस्तीन, ये भारत का स्टैंड रहा है। और अभी भी देखिए ईरान इजराइल मुद्दे पे यही है, मुझे लग रहा है, इसीलिए ये इजराइल जा रहे हैं और उसके बाद ईरान के पक्ष में वोट भी कर चुके हैं। उसमें भी यही है कि हम मैसेज देना है कि हम दोनों तरफ, मतलब हम दोनों तरफ नहीं है, हम एक तरह से हमारी इंडिपेंडेंट पोजीशन, हम किसी एक कैंप में नहीं। चलिए 25-26 फरवरी को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अल्टीमेटली क्या डिले कर देते हैं, जाते नहीं जाते हैं। बहरहाल नेतन्याहू का ऑफर है और भारत की तरफ से ये कहा गया है, मीडिया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे, बातचीत होगी, उसके बाद ईरान से बातचीत हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने कहा है कि प्रयास करना चाहिए किसी भी न्यूट्रल कंट्री को, अगर 2 कंट्री आपस में लड़ रही तो प्रयास करना चाहिए कि भाई शांति हो। नरेंद्र मोदी ने ट्राई किया जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, यूक्रेन रशिया के बीच, लेकिन कोई कामयाबी मोदी को मिली नहीं। और इस बार अगर वो ईरान जाते हैं तो ईरान बातचीत तो हिंदुस्तान से करता ही है, लेकिन बहुत कम चांसेस। जो मेजर पॉइंट अमरीश मिश्रा दोस्तों कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि ईरान और इजराइल एक साथ मंच पर आ जाएं, हाथ मिला लें, क्योंकि फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है। फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स का मतलब है सैद्धांतिक मतभेद है, ऐसे मतभेद हैं जो दूर ही नहीं किया जा सकते, बल्कि यूं कहें कि ऐसे मतभेद हैं जिसको लेकर जंग हो रही है, जंग की नौबत आ गई। अब ऐसे में इस विजिट का क्या पर्पस है, क्या कामयाबी मिलेगी, ये तो फिर हम बाद में ही अपडेट करेंगे। अमरीश भाई, आपने फिर भी रोशनी डाली और सच्चाई बोली। आपने कहा कि भाई जा तो रहे हैं लेकिन कामयाब हो जाए बहुत बड़ी बात है, नामुमकिन आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है मोदी जो है इन दोनों देशों के बीच में कोई सुलह करा दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम एंड स्पीकिंग द ट्रूथ। लेट्स सी, आगे देखते क्या होता है, इसमें अपडेट करेंगे, कोशिश करेंगे आपको दोस्तों अपडेट करने की। थैंक यू सो मच अमरीश भाई। थैंक यू।